शो में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि जब आप नहाते हैं तो शावर का पर्दा अंदर की तरफ क्यों चिपकता है, या अगर आप दो गुब्बारों के बीच में फूंक मारें तो वो दूर जाने के बजाय एक दूसरे के करीब क्यों आ जाते हैं। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे रहस्य हैं और इन सब के पीछे एक शानदार वैज्ञानिक सिद्धांत छिपा है। आज हम इसी सिद्धांत की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं, जिसका नाम है बर्नौली का सिद्धांत। इसे 1700 के दशक में एक स्विस वैज्ञानिक डैनियल बर्नौली ने दिया था। और हमारे पास जो स्रोत है वे बहुत दिलचस्प हैं। कुछ में रोजमर्रा की जिंदगी के मजेदार उदाहरण हैं, तो कुछ इंजीनियरिंग की किताबों और नासा के रिसर्च पेपर से भी लिए गए हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये सिद्धांत क्या है, बल्कि ये भी देखना है कि ये हमारे आसपास की दुनिया को चलाता कैसे है। मतलब हवाई जहाज के उड़ने से लेकर तूफान में छतों के उड़ जाने तक। और हाँ, हम इस सिद्धांत से जुड़ी कुछ बहुत ही आम और मजबूत गलतफहमियों को भी दूर करेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आसान भाषा में ये सिद्धांत आखिर है क्या? इसका जो मूल मंत्र है वो बहुत सरल है। हाँ। जब किसी भी तरल पदार्थ, मतलब मान लीजिए हवा या पानी की रफ्तार बढ़ती है, ओके। तो उसका दबाव घट जाता है। 10 तेज रफ्तार कम दबाव। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर ऐसा होता क्यों है? मतलब दबाव का रफ्तार से ये उल्टा रिश्ता क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ही इस सिद्धांत की आत्मा है। ये सब ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा का संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ। इसे ऐसे सोचिए कि किसी भी बहते हुए तरल पदार्थ के पास ऊर्जा का एक सीमित खजाना है। इस खजाने के कह सकते हैं 3 हिस्से हैं। अच्छा, कौन कौन से? एक है दबाव से मिलने वाली ऊर्जा, जैसे प्रेशर एनर्जी कहते हैं। हाँ। दूसरी है रफ्तार से मिलने वाली ऊर्जा, यानी किनेटिक एनर्जी। और तीसरी है ऊंचाई की वजह से मिलने वाली ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ऊर्जा इन 3 हिस्सों में बटी ही है। हाँ, और ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि कुल खजाना हमेशा बराबर रहेगा, वो बदल नहीं सकता। तो अगर आप एक हिस्से पर ज्यादा खर्च करेंगे तो दूसरे हिस्से में कटौती करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जब आप तरल की रफ्तार बढ़ाते हैं तो आप उसकी रफ्तार वाली ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इसकी भरपाई के लिए तरल को अपनी दबाव वाली ऊर्जा में कटौती करनी पड़ती है। इसीलिए रफ्तार बढ़ती है और दबाव घट जाता है। 1 मिनट, क्या ये हर तरल पदार्थ पर लागू होता है? मतलब पानी और हवा की तरह शहद या लावा पर भी काम करेगा? मुझे लगता है कि असल दुनिया में चीजें इतनी सीधी नहीं होंगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बर्नौली का सिद्धांत अपने शुद्ध रूप में कुछ आदर्श स्थितियों के लिए बनाया गया है। आदर्श स्थिति? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिद्धांत ये मानकर चलता है कि तरल में कोई चिपचिपाहट या घर्षण, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, वो नहीं है। ये भी मानता है कि उसका घनत्व नहीं बदलता और बहाव बिल्कुल स्थिर है, मतलब स्टडी है। अच्छा, जो कि असल दुनिया में तो नहीं होता। जाहिर है, शहद या असली दुनिया की हवा इन शर्तों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती, लेकिन यह सिद्धांत हमें एक इतना मजबूत आधार देता है कि हम असली दुनिया की जटिलताओं को भी समझ पाते हैं। ठीक है, तो अब इस सिद्धांत को काम करते हुए देखते हैं। चलिए उस शावर के पर्दे वाले रहस्य पर वापस आते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि शायद ये गर्म भाप या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता होगा। ये एक आम धारणा है, लेकिन असली वजह बर्नौली का सिद्धांत है। देखिए, जब आप शावर चलाते हैं तो पानी की बूंदें अपने साथ हवा को भी तेजी से नीचे खींचती हैं। तो शावर और पर्दे के बीच की हवा तेजी से बहने लगती है, और जैसा हमने अभी सीखा, तेज बहती हवा का मतलब है कम दबाव का क्षेत्र। बिल्कुल। और पर्दे की दूसरी तरफ यानी बाथरूम में हवा कैसी है? शांत। हाँ, वहां तो हवा शांत है, तो वहां दबाव ज्यादा है। अब आपके पास एक तरफ ज्यादा दबाव है और दूसरी तरफ कम दबाव। प्रकृति हमेशा संतुलन चाहती है, तो ये ज्यादा दबाव वाला क्षेत्र कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ पर्दे को धकेलता है और पर्दा अंदर आकर आपसे चिपक जाता है। अरे वाह, तो ये वजह है। और गर्म पानी में ये ज्यादा महसूस होता है ना? हाँ, क्योंकि गर्म हवा और भाप हल्की होने की वजह से और तेजी से चलती हैं, जिससे दबाव का अंतर और भी बढ़ जाता है। जबरदस्त। तो ये ज्यादा दबाव का कम दबाव की तरफ धकेलना ही सारा खेल है। क्या यही सिद्धांत इत्र की शीशी या स्प्रे पेंट की बोतल में भी काम करता है? वहां तो कोई शावर नहीं चल रहा होता। हाँ, वहां भी यही खेल है, बस तरीका थोड़ा अलग है। जब आप स्प्रे का बटन दबाते हैं तो आप एक पतली नली के मुंह के ऊपर से हवा को बहुत तेजी से गुजारते हैं। इस तेज हवा की वजह से नली के मुंह पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
अब बॉटल के अंदर जो इत्र है उस पर तो सामान्य वायुमंडलीय दबाव पड़ रहा है, जो अब नली के मुंह के दबाव से कहीं ज्यादा है। तो बोतल के अंदर का ज्यादा दबाव इत्र को उस कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ धकेलता है। और इत्र नली से ऊपर चढ़कर तेज हवा के साथ मिलकर एक महीन फुहार के रूप में बाहर आ जाता है। ये एक बहुत ही चालाकी भरा डिजाइन है जो एक छोटे से हिस्से में कम दबाव पैदा करके काम करता है। ये तो हर जगह है। मुझे याद है ट्रेन प्लेटफॉर्म पर हमेशा पीली लाइन के पीछे खड़े होने को कहा जाता है। मैं हमेशा सोचती थी कि ये सिर्फ धक्का मुक्की से बचने के लिए है। क्या इसके पीछे भी यही विज्ञान है? वही विज्ञान है, और ये बहुत बहुत जरूरी है। जब कोई ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से गुजरती है तो वो अपने साथ हवा को भी घसीटती है। इससे ट्रेन और आपके बीच की हवा की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है और वहां दबाव काफी कम हो जाता है। और मेरे पीछे जो शांत हवा है उसका दबाव ज्यादा होता है। हाँ, और ये ज्यादा दबाव आपको ट्रेन की तरफ धकेल सकता है। ये खिंचाव इतना मजबूत हो सकता है कि संतुलन बिगड़ जाए। इसलिए वो पीली लाइन आपकी सुरक्षा के लिए है। बर्नौली का सिद्धांत एक्शन में। और खेलों में भी इसका इस्तेमाल होता है ना। हमारे स्रोतों में क्रिकेट में गेंद को स्विंग कराने और फुटबॉल में गेंद को कर्व कराने का जिक्र था। हाँ, उसे मैग्नस इफेक्ट कहते हैं, और ये बर्नौली के सिद्धांत का ही एक नतीजा है। जब गेंदबाज गेंद को चमकाकर एक तरफ खुरदरा और दूसरी तरफ चिकना रखता है और उसे घुमाते हुए फेंकता है, तो हवा का बहाव दोनों तरफ अलग अलग होता है। बिल्कुल। गेंद की चिकनी सतह पर हवा तेजी से गुजरती है और खुरदुरी सतह पर धीरे। जहां हवा तेज है वहां दबाव कम होगा, और जहां हवा धीमी है वहां दबाव ज्यादा। दबाव का यही अंतर गेंद को हवा में ही अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर लेता है, यानी उसे स्विंग कराता है। जादू जैसा लगता है। लगता जादू है, पर है शुद्ध भौतिकी। मैंने एक बार एक प्रयोग देखा था जहां एक बास्केटबॉल को बहुत ऊंचाई से घुमाकर गिराया गया और वो हवा में अविश्वसनीय तरीके से मुड़ गई। वो मैग्नस इफेक्ट का एक बेहतरीन उदाहरण था। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है, हवाई जहाज। मुझे स्कूल से ही एक ही जवाब याद है कि जहाज का पंख ऊपर से ज्यादा घुमावदार मतलब कर्व्ड होता है और नीचे से सपाट। इसकी वजह से पंख के ऊपर की हवा को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, इसलिए वो तेजी से चलती है। और तेज हवा मतलब कम दबाव, नीचे ज्यादा दबाव, और बस जहाज ऊपर उठ जाता है, लिफ्ट। लेकिन हमारे नासा के स्रोत कहते हैं कि ये कहानी, खासकर इसके वजह, उतनी सरल नहीं है और इसमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी छुपी है। आप इक्वल ट्रांजिट टाइम थ्योरी की बात कर रही हैं। ये सुनने में बहुत तार्किक लगती है कि पंख के आगे हवा के जो कण बिछड़ते हैं उन्हें पंख के पीछे एक ही समय पर मिलना होता है, और क्योंकि ऊपर का रास्ता लंबा है तो ऊपर वाली हवा को तेज चलना ही पड़ेगा। ये कहानी इतनी सरल और आकर्षक है कि ये दशकों से किताबों में पढ़ाई जा रही है। तो इसमें गड़बड़ कहाँ है? ये तो काफी सही लगती है सुनने में। गड़बड़ यह है कि ये सच नहीं है। नासा के विंड टनल के जो प्रयोग हैं वो साफ दिखाते हैं कि ऐसा कोई प्राकृतिक नियम नहीं है जो हवा के कणों को एक साथ मिलने पर मजबूर करे। अच्छा। असल में पंख के ऊपर की हवा इस थ्योरी के अपेक्षा से भी कहीं ज्यादा तेज चलती है और पंख के पीछे बहुत पहले पहुंच जाती है। तो लिफ्ट असली है, दबाव का अंतर भी असली है, लेकिन उसकी ये वजह पूरी तरह से गलत है। तो फिर असली वजह क्या है? हवा ऊपर तेज चलती क्यों है? और मैंने ये भी सुना है कि लिफ्ट का लेना देना न्यूटन के तीसरे नियम से है कि पंख हवा को नीचे धकेलता है तो हवा पंख को ऊपर धकेलती है। तो क्या लिफ्ट बर्नौली की वजह से है या न्यूटन की वजह से, या दोनों? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि सच्चाई इन दोनों के बीच में है। ये दोनों अलग अलग सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक ही घटना को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। हवाई जहाज का पंख, जिसे एरोफॉयल कहते हैं, वो हवा को नीचे की तरफ मोड़ने या धकेलने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्शन रिएक्शन। हाँ, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। क्रिया यानी हवा को नीचे धकेलना, की प्रतिक्रिया यानी पंख का ऊपर उठना। ठीक है, तो न्यूटन का नियम तो समझ आया, इसमें बर्नौली कहाँ से आया? अब सोचिए, जब पंख हवा के एक विशाल समूह को नीचे की तरफ मोड़ता है तो पंख के ठीक ऊपर एक तरह का खालीपन या कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। उस मोड़ को पूरा करने के लिए हवा को पंख की ऊपरी सतह पर बहुत तेजी से बहना पड़ता है, और जैसे ही हवा तेज होती है बर्नौली का सिद्धांत लागू हो जाता है और वहां का दबाव कम हो जाता है। ओह, अच्छा। तो न्यूटन बताते हैं कि हवा को नीचे धकेलने से लिफ्ट मिलती है, और बर्नौली समझाते हैं कि हवा को नीचे धकेलने की इस प्रक्रिया में पंख के ऊपर कम दबाव कैसे पैदा होता है, जो लिफ्ट में योगदान देता है।
आप एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। ये दोनों साथ काम करते हैं। तो ये सिद्धांत सिर्फ मजेदार चीजों को समझाने के लिए नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण औजार भी है। हमारे स्रोतों में वेंचुरी मीटर नाम के एक उपकरण का जिक्र था। ये क्या चीज है? वेंचुरी मीटर बर्नौली के सिद्धांत का एक बहुत ही व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। ये एक खास आकार की ट्यूब होती है जो बीच में पतली और किनारों पे चौड़ी होती है। अच्छा। जब कोई तरल जैसे पानी इस ट्यूब से गुजरता है तो पतले हिस्से में उसे तेजी से बहना पड़ता है। सिद्धांत के अनुसार जहां गति बढ़ेगी वहां दबाव घट जाएगा। बिल्कुल। तो इंजीनियर बस ट्यूब के चौड़े हिस्से और पतले हिस्से में दबाव के अंतर को माप लेते हैं और उस अंतर से वे बड़ी सटीकता से ये पता लगा सकते हैं कि तरल कितनी तेजी से बह रहा है। वाह, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? अरे बहुत जगह। इंडस्ट्री में पाइपलाइन के बहाव को मापने से लेकर पुरानी गाड़ियों के कार्बोरेटर में हवा और ईंधन के सही मिश्रण को कंट्रोल करने तक में इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन हमने पहले बात की थी कि ये सिद्धांत आदर्श तरल पदार्थों पर सबसे अच्छा काम करता है, जहां कोई घर्षण नहीं होता। असल दुनिया के पाइप तो खुरदुरे होते हैं और पानी में भी थोड़ी चिपचिपाहट होती है। इंजीनियर इस गड़बड़ से कैसे निपटते हैं? इसके लिए वे बर्नौली के मूल समीकरण को अपग्रेड करते हैं। इसे एक्सटेंडेड बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। एक्सटेंडेड मतलब उसमें कुछ और चीजें जोड़ते हैं। हाँ, वे इसमें असल दुनिया की चुनौतियों को शामिल करते हैं। सोचिए, जब पानी पाइप में बहता है तो दीवारों से रगड़ खाने की वजह से उसकी कुछ ऊर्जा गर्मी में बदलकर बर्बाद हो जाती है। अच्छा, ऊर्जा का नुकसान होता है। हाँ, इंजीनियर इसे हेड लॉस कहते हैं। यह एक तरह का एनर्जी टैक्स है जो तरल को पाइप में बहने के लिए चुकाना पड़ता है। एनर्जी टैक्स, हाँ। ये अच्छा तरीका है ऐसे समझने का। और अगर सिस्टम में कोई पंप लगा हो तो? वो तो ऊर्जा देता है। बिल्कुल। तो वे समीकरण में पंप से मिलने वाली ऊर्जा को भी जोड़ देते हैं। यह एक तरह का एनर्जी डिपॉजिट है जो पंप तरल के ऊर्जा खाते में जमा करता है। इन सभी चीजों को जोड़कर ऊर्जा का डिपॉजिट और टैक्स इंजीनियर असल दुनिया के सिस्टम डिजाइन कर पाते हैं, जैसे आपके शहर का वाटर सप्लाई सिस्टम या किसी बिल्डिंग का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। यह बहुत ही शक्तिशाली औजार है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सार क्या है? यही कि किसी भी तरल पदार्थ में ऊर्जा एक सीमित खजाना है। अगर आप उस खजाने का एक हिस्सा रफ्तार पर खर्च करते हैं तो आपको दबाव की कीमत चुकानी पड़ती है। तेज रफ्तार, कम दबाव सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि ऊर्जा का एक जरूरी संतुलन है जो हवाई जहाज से लेकर हमारे बाथरूम तक हर जगह काम कर रहा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह दुनिया को समझने का एक शक्तिशाली मॉडल है, लेकिन इसकी सीमाओं को जानना और आम गलतफहमियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। जैसा हमने हवाई जहाज की लिफ्ट के मामले में देखा, चीजें अक्सर जितनी सरल दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प होती हैं। सही बात है। विज्ञान किसी एक सरल जवाब से ज्यादा सही सवाल पूछने के बारे में है। बिल्कुल। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों में जिक्र है कि खरगोश और प्रेरी डॉग जैसे जमीनी जानवर अपने बिलों में वेंटिलेशन के लिए मतलब हवा के आने जाने के लिए बर्नौली के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने बिल के एक दरवाजे पर मिट्टी का एक ऊंचा टीला बना देते हैं और दूसरे दरवाजे को जमीन के बराबर रखते हैं। हाँ, ऊंचे टीले पर हवा की रफ्तार जमीन की सतह से थोड़ी ज्यादा होती है ना? हाँ, तो इस मामूली अंतर से ही टीले वाले दरवाजे पर दबाव कम हो जाता है और दूसरे दरवाजे पर ज्यादा। ये दबाव का अंतर बिल के अंदर एक ताजी हवा का बहाव बनाए रखता है। हाँ। सोचने वाली बात यह है कि बिना भौतिकी पढ़े ये जानवर अपने घरों को प्रकृति के एक मौलिक नियम का उपयोग करके कैसे डिजाइन कर लेते हैं। इस पर सोचिएगा।